हेलो बच्चों। फार्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम अमित कुमार गंगवार है और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्मेसी। और लेक्चर शुरू करने से पहले एक लाइन, प्राउड टू बी अ फार्मासिस्ट। ऐसा मैंने क्यों कहा, ये आपको लेक्चर के एंड में समझ में आ जाएगा। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो फार्मा जो वर्ड है वो 15th टू 17th सेंचुरी में ईजाद हो चुका था। अब दो शब्द हैं यहाँ पर बच्चों, पहला है फार्मेसी और दूसरा है फार्मासिस्ट। तो अक्सर ये क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज़ फार्मेसी एंड हु इज़ फार्मासिस्ट। तो व्हाट इज़ फार्मेसी, पहले क्वेश्चन का जवाब देते हैं। फार्मेसी एक हेल्थ साइंस की ब्रांच है जिसमें दवा को प्रिपेयर करने से लेके उसकी डिस्पेंसिंग तक, और इनका जो एम होता है, इस ब्रांच का जो एम है वो दवा वो इंश्योर करना कि जो भी दवा हम बना रहे हैं वो सेफ़ है और इफ़ेक्टिवनेस है। इसी की पढ़ाई जो की जाती है वो फार्मेसी फील्ड में आता है। नेक्स्ट आता है हु इज़ फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट कौन है? तो फार्मासिस्ट एक हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं, एक एक्सपर्ट्स होते हैं जो मेडिसिन के बारे में संपूर्ण जानकारी रखते हैं और अपनी इसी जानकारी की मदद से वो तमाम लोगों को सहायता पहुंचाते हैं। WHO के सर्वे के अनुसार पूरी दुनिया में 2.6 फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं, पर्सनेल काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, भारत में फार्मेसी के जनक किनको कहा जाता है? तो भारत में फार्मेसी के जनक जो हैं वो प्रोफेसर डॉक्टर महादेवालाल श्रॉफ जी को कहा जाता है। ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और इन्हीं ने सबसे पहले 3 साल के फार्मेसी कोर्स की शुरुआत की थी। इसके बाद हिस्ट्री, एक छोटी सी हिस्ट्री मैं आपको बताऊंगा फार्मेसी के बारे में। फार्मेसी कोर्स जब तक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में स्टार्ट नहीं हुआ था, शुरू नहीं हुआ था, तब तक भारत में इसका बहुत ही स्लो डेवलपमेंट चल रहा था, बहुत स्लो, एक तरह से ना के बराबर समझिए। जब ये कोर्स भारत हिंदू यूनिवर्सिटी में 1937 में इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बाद इस कोर्स में बूम आया, लगातार इस कोर्स में बूम आता चला गया। फिर इसके बाद 1944 में पंजाब यूनिवर्सिटी में इस कोर्स को इंट्रोड्यूस कराया गया था और इसके बाद धीरे धीरे करके फार्मेसी के बारे में लोग इंटरेस्टेड होते चले गए, फार्मेसी को जानते चले गए और कई लोगों ने फार्मेसी के कोर्सेज को करना शुरू कर दिया। अब बी फार्मा जो चल रहा था भारत हिंदू या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर बेसिकली टीचिंग या उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती थी। और वहाँ पर इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्स था, यानी कि इंडस्ट्री में कैसे मेडिसिन बनानी है, कैसे उसमें काम करना है, इनके बारे में पूरी जानकारी दी जाती थी। और जो पंजाब यूनिवर्सिटी में जो कोर्स चल रहा था वहाँ पर फार्मेसी प्रैक्टिसेस से रिलेटेड जानकारियाँ दी जाती थी। इसके बाद कुछ कोर्सेज़ के नाम या सभी कोर्सेज़ के नाम मैं आपको बताऊंगा जो फार्मेसी से आप कर सकते हैं। पहला है डिप्लोमा इन फार्मेसी। इसका जो टाइम पीरियड होता है बच्चों वो 2 साल का होता है। बैचलर ऑफ फार्मेसी ये 4 साल का होता है। इसमें आप लेटरल एंट्री भी कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन लेंगे, आपका 1 साल जो है वो बचेगा और 3 साल आपको आगे करना पड़ेगा, यानी डायरेक्टली सेकेंड ईयर में आपका एडमिशन होता है। इस कोर्स की जो ड्यूरेशन होती है वो लगभग 4 साल की होती है। इसके बाद बैचलर ऑफ फार्मेसी आयुर्वेदा से आप कर सकते हैं। मास्टर्स ऑफ फार्मेसी एम फार्मा करने के लिए आपका बैचलर होना बहुत ज़रूरी है। डिप्लोमा के बाद आप डायरेक्ट एम फार्मा नहीं कर सकते हैं। एम फार्मा बेसिकली स्पेशलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद कई ब्रांचेस में फार्मेसी के कोर्सेज जो होते हैं डिवाइड हो जाते हैं। इसमें फार्माकोलॉजी होता है, फार्मास्यूटिक्स होता है, मेडिसिनल केमिस्ट्री होता है, क्वालिटी कंट्रोल एश्योरेंस होता है, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। आप आगे चल के अपनी ब्रांच को डिसाइड कर सकते हैं मुझे कौन सी ब्रांच से या आपका कौन सी ब्रांच में कितना इंटरेस्ट है, उस हिसाब से आप एम फार्मा में अपने सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। नेक्स्ट आता है फार्म डी, ये एक डॉक्टरेट कोर्स है, ये भी फार्मेसी से रिलेटेड है। इसके बाद आता है PhD। PhD भी आप इस कोर्स से कर सकते हैं, 3 साल का PhD होता है। मास्टर्स करने के बाद आप PhD कोर्सेज में डॉक्टरेट की डिग्री ले सकते हैं। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इन कोर्सेज में एडमिशन लेने का? सबसे पहले डी फार्मा अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें 10+2 आपका पास होना चाहिए, साथ में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ऑब्लिक बायोलॉजी में से ये कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए।
अब बैचलर्स डिग्री के लिए आपको क्या करना है? बैचलर्स डिग्री के लिए भी सेम प्रोसीजर है। 10+2 आपका पास होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ऑब्लिक बायोलॉजी आपके पास कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, और 10+2 में आपके 50% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए। ठीक है बच्चों। अब आपको मास्टर्स अगर करना है, एम फार्मा अगर करना है, तो उसके लिए आप बैचलर में पास आउट होने चाहिए, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात यह है, मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। नेक्स्ट फार्मेडी कोर्स की बात करते हैं। तो फार्मेडी कोर्स जो है बच्चों, वो सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया में स्कूल ऑफ फार्मेसी, जो कि लॉस एंजलिस में है, वहाँ पर 1950 में स्टार्ट किया गया था, जिसमें 6 साल का ये कोर्स था। 5 साल आपकी क्लासरूम स्टडी थी, और 1 साल जो था आपका हॉस्पिटल इंटर्नशिप थी। ठीक है बच्चों, इसमें भी सेम क्राइटेरिया है। 10+2 आपका पास आउट होना चाहिए, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ऑब्लिक बायोलॉजी में आपको कंपलसरी आपके पास सब्जेक्ट्स होने चाहिए। इसके बाद मुख्य जो चीज़ है हमारे इंडिया में जानने के लिए, कि कॉलेज का अप्रूवल जब हम एडमिशन लेने जाएं तो हमें किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बच्चों, हम जब एडमिशन लेने के लिए जाएं तो हमें पीसीआई अप्रूवल का बहुत ध्यान रखना है। हम जिस किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए, हमें ये जान लेना चाहिए, हमें ये पूछ लेना चाहिए कि क्या वो कॉलेज पीसीआई अप्रूव्ड है या नहीं है। बाद में अगर पीसीआई अप्रूव्ड है तो एआईसीटी और बाकी चीज़ों से उसका अप्रूवल होगा ही होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर वो कॉलेज एआईसीटी से अप्रूव्ड हो तो पीसीआई से भी अप्रूव्ड हो ही हो। तो इसलिए जब भी आप एडमिशन लेने जाएँ तो एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए कि कॉलेज पीसीआई अप्रूव्ड यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से उस कॉलेज का अप्रूवल होना ज़रूरी है, ताकि आगे चल के 4th ईयर के बाद यानी 4 साल के बाद जब आप बैचलर ख़त्म करेंगे या 2 साल बाद आप डिप्लोमा ख़त्म करेंगे तो आपको आपके रजिस्ट्रेशन कराने में कोई दिक्कत ना हो। रजिस्ट्रेशन मतलब रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद सबसे मुख्य कि स्कोप क्या है फार्मेसी का, फार्मेसी क्यों पढ़ाई जाती है, फार्मेसी क्यों है, और इसको मेडिकल साइंस की बैकबोन क्यों कहा जाता है। ठीक है बच्चों, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग फार्मेसी यानी हम लोग फार्मासिस्ट जो हैं वो किसी भी दवा में जान डालते हैं। जान डालने का मतलब समझते हैं बच्चों कि उस दवा को, अभी पीछे हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से उसके बनने से लेकर के उसके इफ़ेक्टिवनेस तक, उसकी सेफ्टी से लेकर सारी चीज़ें हम लोग मॉनिटर करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो स्कोप में सबसे पहले आता है फार्मासिस्ट। आप सभी लोग वेल नोन होंगे, जब आप मेडिकल स्टोर पे दवा लेने के लिए जाते होंगे तो वहाँ पर फार्मासिस्ट आपको दवा प्रोवाइड करता है। तो ये काम होता है फार्मासिस्ट का, लोगों को अवेयर करना, लोगों को नई जानकारियाँ देना, ये सारा काम फार्मासिस्ट का होता है। नेक्स्ट होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आप मास्टर्स करने के बाद अपनी पीएचडी कंप्लीट करने के बाद आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में जा सकते हैं, क्योंकि प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में अधिकतर फार्माकोलॉजिस्ट होते हैं, क्लिनिकल फार्मेसी वाले होते हैं, नई रिसर्च, नए मॉलिक्यूल्स के डेवलपमेंट करने में फार्मेसी के लोग होते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा और चैलेंजिंग एक स्कोप है फार्मेसी का। नेक्स्ट आता है एनालिसिस एंड टेस्टिंग। जो भी दवा बनी है, जो भी वैक्सीन बनी है, वो कितनी इफ़ेक्टिव है, उसमें प्योरिटी कितनी है, उसकी सेफ्टी कितनी है, इन सब चीज़ों का मापदंड फार्मेसी वाले देखते हैं। इसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि बीएचयू में जब ये कोर्स स्टार्ट हुआ था तो इंडस्ट्रियल मतलब कि बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए इस कोर्स को स्टार्ट किया गया था। तो मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ा योगदान होता है फार्मेसी के लोगों का। फार्मेसी के लोगों की ही मदद से वहाँ पर दवाइयाँ जो होती हैं उनको मैन्युफैक्चर किया जाता है या डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट आता है सेल्स एंड मार्केटिंग का। ये फार्मेसी का बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है। फार्मेसी में सेल्स एंड मार्केटिंग यानी कि जो भी आप बना रहे हैं उसके बारे में डॉक्टर्स को और भी हेल्थ प्रोफेशनल्स को अवेयर कराना कि हाँ ये नई दवा आई है। जैसे अभी रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ने कोरोना के इलाज के लिए 2DG जो एक मेडिसिन है उसको लॉन्च किया है। इसके साथ साथ कई और दवाएं हैं, रेमडेसिविर, इन सब के यूज़ क्या है, इनको कैसे यूज़ किया जाता है, इनमें क्या क्या चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें सेल्स एंड मार्केटिंग में आ जाती हैं। आप बताते हैं कि ये दवा इस चीज़ के लिए होती है, बुखार की दवा ये है, खांसी की दवा ये है, तो ये सारा का सारा सेल्स एंड मार्केटिंग में बच्चों आ जाता है। इसके बाद आता है कैरियर इन हॉस्पिटल्स।
हॉस्पिटल में भी फार्मासिस्ट काम करते हैं, वहाँ पर मेडिकल स्टोर्स पे रहते हैं, साथ में वहाँ पर चीज़ों को मॉनिटर करते हैं, वहाँ पर और चीज़ों को भी देखते हैं कि एडवर्स इफ़ेक्ट क्या आ रहे हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट को भी नोटिफाई करते हैं। अभी एक नया फील्ड इसमें, नया क्या बहुत पुराना ही फील्ड है एक तरह से, फार्माको विजिलेंस। यहाँ पर बेसिकली हम ये देखते हैं कि किसी दवा का एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आ रहा है। अगर एडवर्स इफेक्ट आ रहा है तो हम उसे हायर अथॉरिटीज़ को बच्चों रिपोर्ट करते हैं। तो ये सारा का सारा हॉस्पिटल कैरियर्स में आ जाता है। एट लास्ट रेगुलेटरी बॉडीज़, बहुत इंपॉर्टेंट ये मतलब कि एक स्कोप है जिसमें ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया से लेकर के अपने ड्रग इंस्पेक्टर जो होते हैं वो सारे के सारे फार्मेसी फील्ड के होते हैं, ताकि यहाँ पर जितनी भी मेडिसिन हैं उनको मॉनिटर किया जा सके, कौन सी दवाएं हैं इसेंशियल ड्रग जो हैं, जो इसेंशियल ड्रग की चीज़ों को मॉनिटर किया जा सके, कौन सी दवाएं इसेंशियल ड्रग में रखनी है, कौन सी दवाएं अदर कैटेगरीज में डालनी है। तो ये सारा का सारा हमारा ड्रग कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ जो होती हैं वो इसको नोटिफाई करती हैं कि इनकी कालाबाजारी ना हो पाए, लोगों को आसानी से मिल सके। अगर आप इसेंशियल ड्रग के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा पुराना लेक्चर आप देख सकते हैं। थैंक यू बच्चों। और सबसे बड़ी बात, फार्मेसी बैकबोन है मेडिकल साइंस का, ठीक है बच्चों। और सदैव अपने कोर्स पे गर्व करिए। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और अगर कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू वेरी मच बच्चों, हैव अ नाइस डे।